अक्सर एक कहानी हमें बचपन में सुनाई जाती थी, जिसमें वो कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी, जो शेख चिल्ली की कहानी जिसे कहते हैं, जिसमें उस शेख चिल्ली की कहानी में एक व्यक्ति होता है जो पलंग पर लेटा होता है और उसके ऊपर एक हांडी होती है, दूध की हांडी। तो वो सपना देखना शुरू करता है कि इस दूध की हांडी को मैं बचा करके रखूंगा, इस दूध को बेचूंगा और इससे फिर एक अंडा खरीदूंगा। दूध की हांडी ऊपर उसके सर के पहले, जैसे फ्रिज नहीं होता था तो टांगा करते थे, ऐसा कुछ था कॉन्सेप्ट। तो ये दूध की हांडी बेच करके मैं पहले अंडा खरीदूंगा, फिर अंडे से निकलेगी मुर्गी, मुर्गी के बाद में मैं काम करूंगा कि और मुर्गियां पैदा करूंगा, फिर बहुत सारी मुर्गियां और हो जाएंगी, फिर उन सारी मुर्गियों को बेच करके मैं बकरी खरीदूंगा, फिर उन बकरियों से और बकरियां होंगी तो मैं बहुत बड़ा बकरियों का फार्म खोलूंगा, फिर उससे गाय भैंस खरीदूंगा और गाय भैंस पालूंगा, फिर उसका दूध बेचूंगा और खूब सारी बकरियां मेरे पास होंगी और उन बकरियों को मैं चराऊंगा। ऐसा सोचते सोचते, डंडा लेकर के मैं चराऊंगा ऐसा सोचते सोचते वो बगल में पड़ी हुई जो लाठी होती है उसको बिल्कुल उठा करके घुमाने लगता है और सर के ऊपर में जो पड़ा हुआ हांडी होता है वो फूट जाता है। तो स्वप्न जहां से शुरू होता है वहां से खत्म हो जाता है। अक्सर इस कहानी को इस परिदृश्य से हमें सुनाया, अक्सर इस कहानी को इस परिदृश्य से सुनाया जाता रहा है कि शेख चिल्ली एक सपना देखता है और सपना ही देखने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। इस परिदृश्य से इसको अक्सर सुनाया जाता है, लेकिन मैं इस परिदृश्य को इस तरीके से भी देखता हूँ कि एक व्यक्ति है जो कम से कम ये सोचता है, भले पलंग में लेटे लेटे स्वप्न में ही सोच रहा है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि ऐसा क्रमबद्ध किसी तरीके से किया जा सकता है और उसके अंदर में कर्म करने से पहले ही इतना पेशेंस है कि वो ये सोच रहा है कि 1 लीटर दूध से मैं अंडा खरीदूंगा, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से बकरी, बकरी से। तो ये पूरे इस घटनाक्रम के अंदर में एक चीज जो हम सब छूट जाता है, एक परिदृश्य मेरी नजर में आता है कि हम उसके पेशेंस लेवल को नहीं समझ पा रहे कि आखिर उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस कितना है। उसके अंदर बहुत बड़ा पेशेंस है कि वो इतनी बड़ी यात्रा को सोच रहा है, उसको सकल करने के लिए स्वप्न देख रहा है। ठीक है, स्वप्न जब ये उठेगा, अगली बार जब हांडी आएगी तो उसके बाद पूरा होगा, लेकिन ये स्वप्न में एक पेशेंस की बहुत बड़ी जगह है। उस चीज को ये आज ही सुबह ये कहानी मेरे दिमाग में इसलिए घूमी क्योंकि 2019 में बोलती नदी कार्यक्रम के माध्यम से जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, सकरी रिवर पे मैं 90 किलोमीटर पैदल गया और शायद यही हॉल था जहाँ बोलती नदी का भी कॉन्क्लेव हुआ था। उस दिन भी कुछ कम ही लोग थे, आज उससे कुछ ज्यादा ही लोग हैं। उस कॉन्क्लेव के तत्काल बाद में ही, शायद उस नदी के यात्रा के आने के बाद से ही, करीब 18 अप्रैल मुझे दिनांक याद है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे पे मैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी की स्मारक पर, उनकी प्रतिमा पर गया हुआ था और मुझे एक छत्तीसगढ़ का रहवासी होने के बावजूद उस दिन पहली बार ये पता चला था, इतनी उम्र और स्कूल और हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमको ये पता चला कि गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे और धमतरी आए थे। ये धमतरी शहर की घटना, मतलब मुझे पर्सनली नहीं मालूम था, तो मुझे लगा अगर मुझे नहीं मालूम है तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, होंगे ही, जिन्हें सच में नहीं मालूम है कि गांधी खुद छत्तीसगढ़ में भी आए हैं भाई, और 2 दफे आए हैं। ये मुझे रिसर्च के बाद पता चला। तो 18 अप्रैल 2019 से मैं इस बारे में लगातार रिसर्च कर रहा था, पढ़ने की कोशिश करी और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों के घर घर जाकर मैंने उनसे मुलाकात करने का सिलसिला शुरू किया। छत्तीसगढ़ के अजीम स्वतंत्रता सेनानियों में से कुछ नाम जो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, जिनके वजह से ये तीनों तो ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से कंडेल सत्याग्रह हो पाया और बापू छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आ सके, ये मेन कन्वीनियर थे समझ लें। उसके अलावा असंख्य ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो छत्तीसगढ़ में जिनका आना हुआ और यहाँ पैदा हुए बापू की वजह से। तो इसको करीब करीब मैंने सारे के सारे जितने स्वतंत्रता सेनानी
यानी जहाँ तक भी मैं जा सकता था, और जहाँ जहाँ महात्मा गांधी जी स्वतः अपनी यात्रा के दौरान 1920 और 1933 में जहाँ जहाँ भी वो गए थे, उस मार्ग पर मैंने चलने का प्रयास किया। जियोग्राफिकली कि ये कौन कौन सी जगह, उन सभी जगहों पर मैंने विजिट किया, और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से टेस्टिमनी मैंने देना शुरू करी। और लिखते लिखते करीब करीब 1.5-2 साल बाद में एहसास हुआ कि जो जत्था लिखते लिखते संपूर्ण हो चुका है, वो करीब इतना बन चुका है, और उसको व्यवस्थित कर रहा था अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए। मैं, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, माफ कीजिएगा मैं बिना परिचय के शुरू हो गया, आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अपनी फिल्म के लिए वो स्क्रिप्टिंग कर रहा था। तो उसके अध्याय को अलट पलट करते करते मुझे समझ में आया कि ये ऐसे नहीं होगा। उसको अध्याय वर्ड में जब मैंने बैठाना शुरू किया तो पता चला कि भाई ये अपने आप में किताब शायद बन सकती है। तो मैंने उसके लिए प्रयास किया, और ये आज करीब करीब 3 साल के बाद आज ये किताब विमोचित हो चुकी है, जिसमें 3 साल मैं इसको लिखा। एक किताब की प्रति मुझे बाहर रखी हुई है, मुझे ला करके जरूर दें तो मैं कुछ उसकी प्रतियों से निकाल करके पढ़ूं, क्योंकि 180 पेज की ये किताब है। लिखता मैं अमूमन अंग्रेजी में हूँ, तो लैंग्वेज बुक की जो है वो इंग्लिश है। और आप में से बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को पता है कि आज ही सुबह शहीद स्मारक भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के हाथों किताब का विमोचन हुआ आज सुबह। आप लोगों को शायद सूचना इसकी मिली होगी। तो विमोचन हालांकि यहाँ पर स्केड्यूल्ड था, किंतु सीएम साहब की माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा कारणों की वजह से वो वृंदावन हॉल का क्लियरेंस नहीं मिल पाया हमें। तो उन्होंने कहा भाई हमारा कार्यक्रम है, आप आकर के यहाँ विमोचित कर सकते हैं क्या? तो मैंने ऐसे मौके को आप लोगों की आज्ञा के बिना स्वीकार किया। इस बात की मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात से सहमत होंगे कि मैंने ठीक ही किया। तो मैंने वो न्योता स्वीकार करके विमोचन को शहीद स्मारक में आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से वो विमोचन किताब हुई है। किंतु किताब ऐसा विषय है कि जब मैं ये लिखना शुरू किया तो मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई राइटर जो रहते हैं उनकी इज्जत यार मरने के बाद होती है। जब वो चले वले जाते हैं तब इतिहास उनके नाम पे कभी याद किया जाता है, लिखा जाता है। जीते जी तो कोई उसकी इज्जत ऐसी है नहीं। तो ये काम थोड़ा सा तुम वैसे भी जल्दी शुरू कर रहे हो तो अभी वक्त लगेगा, पर मैं मानता हूँ कि चलिए यही कम से कम ठीक है।